Hello everyone, I am Nivesh Kashyap. So in this video we will discuss the topic that is later Vedic culture. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अर्ली वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ा था, जिसको हम ऋग्वेदिक कल्चर भी बोलते हैं। तो आज उसको हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इससे आगे करेंगे। छोटा सा पार्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक। तो कुछ पॉइंट्स पहले समझते हैं, पहले देख लेते हैं। द लेटर वैदिक एज इज कैरेक्टराइज बाई मोर कॉम्प्लेक्सिटीज इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ। कहने का मतलब इसका यह है कि ऋग्वेदिक कल्चर से काफ़ी कुछ पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक सोसाइटी में बदलाव आया था। ठीक है, जैसे कि मान के चलते हैं लेटर वैदिक एज में, अगर देखा जाए लेटर वैदिक एज में, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम फ्रेम है, यानी कि जो 500 ईयर्स का जो ये टाइम लाइन है दोनों के बीच में, तो 500 ईयर्स में किसी भी सोसाइटी में जो है बहुत लार्ज एक्सटेंट में जो है बदलाव आते हैं। और उस बदलाव को हम आज डिस्कस करेंगे, वो क्या क्या चेंजेस थे जो सोसाइटी में आए, मतलब इन 500 ईयर्स। ठीक है, तो अर्ली वैदिक एज में और लेटर वैदिक एज में क्या क्या डिफरेंस है, दोनों के पॉलिटिकल लाइफ में क्या डिफरेंस है, दोनों के सोशल लाइफ में क्या इंटरेस्ट है, एंड दोनों के इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस है, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं आज। तो सबसे पहले हम समझते हैं लाइफ इन लेटर वैदिक एज। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा, पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा पॉलिटिकल लाइफ। तो मैं यहाँ पे आपको कंपैरिजन करके पढ़ाऊंगा। हालांकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो है अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में डिस्कस किया था, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ के बारे में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपके साथ कंपैरिजन करके बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या आया था, ताकि आपको याद रहे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। तो अगर मैं पॉलिटिकल लाइफ की बात करूँ तो देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट है जो कि कल मैंने आपको बताया था कि ट्राइबल सेटलमेंट, मतलब नोमैडिक, सेमी नोमैडिक लाइफ वो लोग जीते थे, यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी की तरह वो लोग रहते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है कि ट्राइबल सेटलमेंट वर रिप्लेस्ड बाय कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर किंगडम। अब ये लोग जो है राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ट्राइबल कम्युनिटी में ना रह के ये किंगडम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक इनका एक्सटेंशन हो रहा है, इन ट्राइबल्स का जो है एक्सटेंशन हो रहा है, और एक तरीके से किंगशिप जैसा कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप यहाँ से इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से क्या होता है कि अभी तक जो ये सोसाइटी है, ठीक है, आप देखो रूरल सोसाइटी है, लेकिन जैसे कि एंड ऑफ द 500 BC, ठीक है, वहाँ से अर्बनाइजेशन अगेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अर्बनाइजेशन स्टार्ट होता है, और ये अर्बनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा जब मैं आपको महाजनपदास कराऊंगा, यानी कि महाजनपदास। अब देखो, ये महाजनपदा का जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि जो ऋग्वेदिक कल्चर के टाइम पे लोग थे उनको बोलते थे जना, यानी कि जो प्रजा होती थी उनको क्या बोलते थे, जना। लेकिन ये जना आगे जाके इवॉल्व हो जाती है महाजनपदास में। ठीक है, यानी कि इनका कंसंट्रेशन हो जाता है, पावर का इनका कंसंट्रेशन हो जाता है, और ये एक यूनिट की तरह काम करते हैं। पहले क्या था कि ट्राइबल कम्युनिटी, जैसे एक ट्राइबल कम्युनिटी है, दो ट्राइबल कम्युनिटी है, इस तरीके से रहते थे ग्रुप्स में। लेकिन उन ग्रुप्स का एक सेग्रीगेट ना करके उनको कॉन्क्रीट बना दिया गया, और कोई राजा जैसे चीफ, ठीक है, अगर चीफ बात करूँ ऋग्वेदिक कल्चर में, तो वो हेरिडेटरी नहीं होते थे। तो उनका जो कॉन्सेप्ट था हेरिडेटरी नहीं होता। लेकिन आप इसमें देखोगे कि जो किंग थे या चीफ थे, उनका जो पोजीशन है वो धीरे धीरे हेरिडेटरी होने लगा था। तो ये सब चेंजेस सोसाइटी में आने लगे थे ऋग्वेदिक कल्चर से लेटर वैदिक एज में। ठीक, वही सेकंड पॉइंट कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ लीनिएज बिकेम स्ट्रॉन्गर। लीनिएज कहने का मतलब जो हेरिडेटरी पावर्स थे, जैसे कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये कॉन्सेप्ट निकल के धीरे धीरे लीनिएज सिस्टम आने लगा। ठीक है, जो गांव का मतलब जो गांव का मुखिया है, उसका जो नेक्स्ट सन होगा वही मुखिया होगा। इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट निकल के धीरे धीरे लीनिएज सिस्टम आने लगा। फाइट्स फॉर द टेरिटरीज। अब देखो, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ऋग्वेदिक पीरियड में क्या होता था, ऋग्वेदिक कल्चर के टाइम पे क्या होता था कि लोग, मतलब पेस्टोरल इकोनॉमी था, मतलब ये जैसे पशुओं का पशुपालन करना, तो वो काउस वगैरह को इम्पोर्टेंस देते थे। अपनी प्रॉपर्टी समझते थे गाय को। ठीक है, जिस पशु को पालते थे उनको अपनी प्रॉपर्टी समझते थे, तो मेन प्रॉपर्टी एनिमल्स होते थे। ठीक है, प्रॉपर्टी। लेकिन क्या होता है कि लेटर, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में वो टेरिटरीज, ठीक है, अब जमीन के लिए वो लड़ाई शुरू कर देते हैं। मतलब अब जो उनका एक तरीके से फाइट है
वो काउज के लिए ना है होकर के, ठीक है, वो किसके लिए, टेरिटरीज के लिए है। अब वो टेरिटरी एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि एक कोई लैंड है तो उन पे पूरा कम्युनिटी का एक जैसा हक होता था, पूरा क्लैन का एक जैसा हक होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। अभी अचानक से कुछ इंडिविजुअल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी लोग लड़ना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि फाइट फॉर द टेरिटरी स्टार्ट हो चुका है। वही नेक्स्ट पॉइंट कहता है द ऑफिस ऑफ मोनार्क वॉज मेड ऑलमोस्ट हेरिडेटरी। तो मैंने आपको बताया था कि जो चीफ का सिलेक्शन होता था अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे, वो था बेसिस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, सभा और समिति मिलकर उनका सिलेक्शन करते थे। लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट हेरिडेटरी, देखो अभी पूरी तरीके से हेरिडेटरी नहीं हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट यानी कि जो कॉन्सेप्ट है हेरिडेटरी का स्टार्ट हो चुका है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से सोसाइटी जो है इवॉल्व हो रही है, और महाजनपदा आते आते जो है सोसाइटी पूरी तरीके से जो है हेरिडेटरी हो जाती है। तो सभा इन समिति कॉन्सेप्ट ऑल्सो डिक्लाइंड। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सभा क्या होता है, ठीक है, समिति क्या होती है। तो उसका जो कॉन्सेप्ट था, उनका जो इम्पोर्टेंस जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो उनका जो मतलब महत्व है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है, ठीक है। किंग डिड नॉट पजेस ए स्टैंडिंग आर्मी। उस टाइम पे भी किंग के पास खुद की आर्मी नहीं होती थी। यहाँ पे भी वो कंटिन्यू रहता है, क्योंकि जो ट्राइबल कम्युनिटी थे, ट्राइबल लोग थे, ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है। तो वो लोग जब लड़ाई का माहौल होता था, लड़ाई कहीं से होना होता था, तो ये लोग ट्राइबल कम्युनिटी जो होते थे वो वॉर में पार्टिसिपेट करते थे। इनका एक पर्टिकुलर कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं था, जैसे कि फौज इनके पास नहीं थी। इनकी जो सोसाइटी में लोग थे वही फौज की तरह काम करते थे। जब भी मतलब ऐसा कुछ मौका मिला या फिर ऐसा कुछ हुआ जहाँ पे लड़ने की बात हो, तो ये लोग मतलब पार्टिसिपेट करते थे वॉर में। लेकिन एज सच कोई मतलब आर्मी तरह का ऑर्गेनाइजेशन इनके यहाँ नहीं था, ना ही अर्ली वैदिक पीरियड में और ना ही लेटर वैदिक पीरियड में। तो ये इनका पॉलिटिकल लाइफ था। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस थे दोनों सोसाइटी के बीच में। अब हम बात करते हैं सोशल लाइफ के ऊपर। तो सोशल लाइफ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का कॉन्सेप्ट अभी भी चल रहा था, उस टाइम पे भी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था। तो ये चीज़ कुछ चीज़ जो है उसमें ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले, और देखने मिला भी तो बहुत मतलब कम, ठीक है। विमेन लॉस्ट इंपॉर्टेंस इन सोसाइटी। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अर्ली वैदिक पीरियड में, यानी कि जो ऋग वैदिक एज था हमारा, ठीक है, ऋग वैदिक एज में जो है विमेन का पार्टिसिपेशन अच्छा खासा था। वुमेन पार्टिसिपेशन, ठीक है, मतलब अच्छा था, मतलब लोग सभा समिति में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन क्या होता था कि जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड में जो विमेन का डिटोरिएशन होना शुरू हो गया, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था बहुत ज़्यादा अर्ली वैदिक पीरियड में। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या है कि जो सती इंस्टेंसेस है, रेयर इंस्टेंसेस ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड, ठीक है। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है सती का, चाइल्ड मैरिज का, ये स्टार्ट हो चुका था लेटर वैदिक पीरियड में। तो आप देख सकते हो सोसाइटी किस तरीके से जो है पैट्रियार्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो वुमेन का सेपरेशन स्टार्टिंग से नहीं था, लेकिन जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड आता गया, मतलब जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती गई, उस तरीके से पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, ठीक है, कास्ट सिस्टम, ये सब बहुत ही डोमिनेट करने लगा। ग्रोथ ऑफ वर्ना सिस्टम, मैंने आपको ऋग्वेदिक में पढ़ाया था कि स्टार्टिंग में जो था वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे वर्ना सिस्टम का डिवीजन था। हाँ, ऋग्वेदिक पीरियड में जो था आर्यंस, ठीक है, एंड नॉन आर्यंस के बीच में डिस्क्रिमिनेशन था। इन दोनों के बेसिस पे जरूर बहुत कुछ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा जो वैल्यू दिया गया वो ऑक्यूपेशन को दिया गया, ना कि बर्थ को लेकर के। लेकिन लेटर, ठीक है, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है, जो वर्ना सिस्टम है ये अपने चरम सीमा पे होता है, और ये फोर, जैसे कि ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्यास एंड शूद्रास, ठीक है, इन चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ये होते थे जो प्रीस्ट, यानी कि जो पूजा पाठ करवाते थे, ये जनरली वॉरियर्स होते थे। और वैश्यास जो होते थे मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी लोग होते थे, वो वैश्यास आते थे। तो ये तीनों के पास तो बहुत अच्छा मतलब लिबर्टी होता था बहुत। लेकिन शूद्रास को ये सोसाइटी से इनको बहुत ही अलग रखा जाता था। इवन इनको जो है मैं आपको बताऊं, गायत्री मंत्र, ठीक है,
ये भी इनको रिसाइट करने नहीं दिया जाता था, यानी कि आप इसको गायत्री मंत्र को नहीं बोल सकते हो। तो इस तरीके का इनका कंडीशन था, शूद्रास को अनटचेबल समझा जाता था। ठीक है, तो ये सब जो है प्रॉब्लम्स लेटर वैदिक पीरियड में देखा गया। द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा अपीयर्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, कि उनकी इकोनॉमी कैसी थी। तो फ्रॉम पेस्टोरल इकोनॉमी टू एग्रीकल्चर, अब क्या है कि पहले पशुपालन पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते थे वो लोग अर्ली वैदिक पीरियड में, यानी कि ऋग वैदिक पीरियड में। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता, वो एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो पेस्टोरल में भी देते हैं, लेकिन जो उनका मोस्ट ऑफ द मतलब प्रीडोमिनेंटली जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। 70-80% जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसे उनका जो स्टेपल फूड था, जैसे कि राइस, राइस को उस टाइम पे ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसको आप स्टार मार्क कर लो। ठीक है, कि राइस को वैदिक वैदिक पीरियड के टाइम पे क्या बोला जाता था, तो व्रीहि। ठीक है, वीट को क्या बोला जाता, गोधूमा। तो ये आपको ध्यान रखना है नेम, क्योंकि नेम आपसे पूछेगा। बिकम स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल, मतलब ये इंपॉर्टेंट डाइट बन गया उस टाइम के पीपल का। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिगिनिंग ऑफ द यूज ऑफ आयरन। लेटर वैदिक पीरियड के लास्ट स्टेज में जो है लोगों ने आयरन के बारे में जाना और उनका यूज भी करना शुरू कर दिया। तो आप देखोगे कि महाजनपदास के टाइम पे, महाजनपदा, ठीक है, जब ये सिविलाइजेशन का स्टार्टिंग होता है तो उस टाइम पे जो है आयरन का यूज बहुत हाई अमाउंट में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मगध एम्पायर, मगध किंगडम जो है, ठीक है, मगध, तो ये पावरफुल इसलिए था क्योंकि इनके पास आयरन का रिसोर्स बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो आगे मैं पढ़ाऊंगा इस चीज़ को, लेकिन ये स्टार्ट हो जाता है लेटर वैदिक पीरियड से ही, यूज ऑफ आयरन। श्रेष्ठी इंडिकेट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। देखो एक और बहुत बार ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया, श्रेष्ठी क्या होता है, आपसे पूछ देगा इस टर्मिनोलॉजी का मीनिंग। तो श्रेष्ठी बोलते थे मर्चेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन को। बहुत सारे मर्चेंट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन होता जो व्यापार करते थे, उनके ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया गया था एक श्रेष्ठी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स वॉज मेड मैंडेटरी एंड डन बाय संग्रहिती। तो ये भी आपको ध्यान देखना है कि संग्रहित्री जो है ये किसके बारे में कहा जाता है, तो ये टैक्स कलेक्टर्स थे जो टैक्स को कलेक्ट करते थे। ठीक, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एक बाली सिस्टम। तो बाली सिस्टम क्या था कि ये इनवॉलेंट्री टैक्स था, सॉरी ये वॉलेंट्री टैक्स था, वॉलेंट्री टैक्स जो लोग पे करते थे चीफ को। ठीक है, लेकिन जो ये बाली सिस्टम है अब अपना रिलेवेंस ये खो देता है, और जो टैक्स और ट्रिब्यूट्स दिए जाते थे चीफ को या राजा को या किंग को, वो कर दिया गया मैंडेटरी। अब आपको कंपलसरी देना ही देना है। ठीक है, और उसको कलेक्ट करने के लिए एक अपॉइंटमेंट किया जाता था, उसको हम बोलते थे संग्रहित्री। तो ये चीज़ एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिलीजन के ऊपर। मैंने आपको ये कल बताया था, वैसे इंद्रा एंड अग्नि लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंद्रा, अग्नि, ठीक है, एंड ये कौन सा एक था, वरुणा। ठीक है, वरुणा। तो ये जो गॉड्स थे जिनकी पूजा की जाती थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट गॉड्स थे ऋग वैदिक कल्चर के टाइम पे, लेकिन ये अपना जो इम्पोर्टेंस है लॉस्ट कर देते हैं, और उनकी जगह जो है जैसे प्रजापति, जैसे ब्रह्मा को, ठीक है, जो अभी का कॉन्सेप्ट है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये लेटर वैदिक पीरियड से ही स्टार्ट हो जाता है। प्रजापति जो क्रिएटर हैं, मतलब जो यूनिवर्स को जिन्होंने बनाया, यानी कि ब्रह्मा। ठीक है, तो ब्रह्मा, विष्णु जो प्रिजर्वर हैं, ठीक है, एंड रुद्रा यानी कि शिव बिकम द प्रोमिनेंट वन। तो ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है ये लेटर वैदिक पीरियड में निकल के आता है। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में जो है इंद्र भगवान, इंद्र, ठीक है, इंद्र भगवान तो नहीं, उस टाइम पे लोग इंद्रा समझते थे। इंद्रा, अग्नि, वरुणा, ये सब प्रोमिनेंट गॉड हुआ करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आइडल वर्शिप स्टार्टेड, मतलब मूर्ति पूजन स्टार्ट होने लगा लेटर वैदिक पीरियड से। अर्ली वैदिक एज में लोग नेचर का पूजा करते थे, जैसे धरती, वायु, ठीक है, अग्नि, पानी, जल, इन सब की पूजा करते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है, मूर्ति पूजन, यानी कि स्टैचू बना के मतलब वर्शिप करना। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर रहा हूँ। और वो फैक्ट्स ये है कि सत्यमेव जयते, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो आप। ये कौन से उपनिषद से लिया गया, तो आपको याद रखना होगा, हाईलाइट कर देता हूँ इसको, मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, सत्यमेव जयते जो हमारा है
वो कहाँ से लिया गया है, मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। अब देखो ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात कौन से वेद में की गई है, ठीक है, तो ऋग्वेद में किया गया है 10th मंडला में, ठीक है। मैंने आपको बताया था 10th मंडला क्या है, मतलब मंडला क्या होता है, ये बुक को बोलते हैं जनरली, मंडला मतलब एक तरीके से ये बुक, ठीक है। तो ऋग्वेद के 10th मंडला में इसका विवरण किया गया, इसको एक्सप्लेन किया गया। गोत्रा जो है ये अथर्ववेद से लिया गया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तीनों किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया और सबसे ज़्यादा पूछा गया है सत्यमेव जयते के बारे में, कौन से उपनिषद से लिया गया, तो मांडुक्य उपनिषद से लिया गया। तो ये आपको याद रखना है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।